Hello everyone, welcome to the Thastu and welcome to our class wherein we are going to do the daily current affairs MCQs. And in this MCQs, we will be looking into different articles, some panels and all, a lot of many things we will learn about. So let's get started with the very first question over here. And the very first question is, conceive the following statements with respect to the panel of vice chair persons. The very first statement is, the speaker nominates from amongst the members a panel of vice chairpersons. Second is, they can preside over the house in the absence and vacancy of the presiding officer. Which of the above statements are correct? उपाध्यक्षों के पैनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अध्यक्ष सदस्यों में से उपाध्यक्षों का एक पैनल नामित करता है। दूसरा है, वे पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति और रिक्त पद पर सदन की अध्यक्षता कर सकते हैं। तो कितने स्टेटमेंट्स जो हैं इसमें से करेक्ट है? तो इसमें है दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसके बारे में हमने कल भी किया था, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनकरेक्ट आ रहे हैं। रूल्स ऑफ राज्यसभा के हिसाब से जो चेयरमैन है ही अपॉइंट्स पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स के अंतर से ही ये लोग जो है ये पर्सन को चूज करते हैं। जो पैनल होती है वाइस चेयरपर्सन्स की, उनको चूज करते हैं। जब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, when the presiding officer over the house vice chairperson possesses the same powers as that of the chairperson, मतलब जो presiding officer है वो नहीं होते हैं, तो उनके absence में they are the one who are looking after it. The term of office for a vice chairperson extends until the new panel of vice chairpersons is appointed. तो जो भी पैनल है वो exist करेगा, ठीक है, तब तक जब तक नया पैनल जो है वो बन ना जाए। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? Any member of the panel vice chairperson has the authority to preside over the house in the event of the chairman or that of the deputy chairman's absence. जो chairman है और deputy chairman है दोनों ही absent रहेंगे, दोनों में ही तब जा करके जो है वो वहाँ पे preside कर सकते हैं। However, यहाँ पर एक point जो है वो बहुत ही crucial है, wherein we need to highlight this thing, that a member of the panel of vice chairpersons cannot preside over the house when the office of the chairman or that of the deputy chairman is vacant. जब ऑफिस ही जो है वो वेकेंट है तब वहां पे वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। Next question is, Rule 267 of the Rajya Sabha, which recently made headlines, relates to breach of privilege, suspension of normal business, point of order and last is the special mention. राज्यसभा का नियम 267 जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, किससे संबंधित है? पहला है विशेषाधिकार का उल्लंघन, दूसरा है सामान्य व्यवसाय का निलंबन, तीसरा है पॉइंट ऑफ ऑर्डर एंड चौथा है विशेष उल्लेख। तो इसमें से कौन से जो है वो करेक्ट है 267 से रिलेटेड? तो रिसेंटली ये जो मणिपुर डिस्कशन नॉट अलाउड इन राज्यसभा अंडर आर्टिकल 267, व्हाट इज द रूल रो ओवर इट, तो ये एक पॉइंट जो था जिसकी वजह से डिस्कशन एक्चुअली नहीं हुआ। तो ये एक्चुअली रूल 267 क्या है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दी राज्यसभा। ये जो है किस चीज से डील करता है? सस्पेंशन ऑफ रूल्स को सस्पेंड करने का, ठीक है। इस रूल से क्या होता है कि कोई भी मेंबर विद द चेयरमैन्स कंसेंट, कोई भी मेंबर चेयरमैन की कंसेंट से, उनकी राजीमंदी ले करके move for the suspension of any rule that pertains to a motion related to the business listed on the day of the council. जो भी लिस्ट, मतलब इनका जो बिजनेस ये जो मतलब बिजनेस लिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी काम उस दिन में करना है, जो भी लिस्ट उनकी प्रिपेयर हुई है, तो उस लिस्ट में से 267 का यूज करके अगर चेयरमैन उस चीज पे रागी कर जाते हैं तो उसको वहां से उस लिस्ट में से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो रिटन नोटिस सबमिट कर सकते हैं फॉर इन ऑर्डर टू सस्पेंड ऑल द शेड्यूल्ड बिजनेस। जितने भी बिजनेसेस हैं उस पर्टिकुलर डे में जो भी करने हैं वो सारे के सारे को भी जो है वो कैंसिल करा सकता है, एंड डिस्कस एन अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट इशू अफेक्टिंग द
कंट्री। तो ये पूरा का पूरा भैया काम जो है, पहले दुकान बंद करो, सबसे पहले जो बहुत मोस्ट अर्जेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करो। तो ये जो है पॉइंट यहाँ पर कही गई है। मोशन अंडर रूल 267 इंडिकेट्स दैट द मैटर इज ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप सारा का सारा काम वहाँ से जो है हटा रहे हो, दूसरे काम करने की, किसी और काम को करने के लिए आप इजाज़त मांग रहे हो, तो वो डेफिनेटली कोई ना बहुत बड़े इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस होल्ड करता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेन ऑफ द मियावाकी मेथड दैट हैज बीन मेकिंग हेडलाइंस रिसेंटली। निम्नलिखित में से कौन सा मियावाकी पद्धति का डोमेन है जो हाल ही में सुर्खियां बटोरा था? तो वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन उत्पादन, स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष अनुसंधान, ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण, न्यूक्लियर एडवांसमेंट्स, परमाणु उन्नति। तो इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है? सो दैट इज द थर्ड वन, दैट इज द ट्री प्लांटेशन। ठीक है, सो दैट इज द वन। सो प्राइम मिनिस्टर जी जो है उन्होंने रिसेंटली मन की बात में मियावाकी प्लांटेशन जो है इस चीज़ को इन्होंने एक तरीके से प्रमोट किया था। ये जो मियावाकी है ये एक जापानीज टेक्निक है, ये एक जापानीज मेथड है फॉर क्रिएटिंग डेंस अर्बन फॉरेस्ट इन दी लिमिटेड स्पेस। थोड़े ही जगहों पे जो है डेंस फॉरेस्ट जो है वो क्रिएट करने का ये एक तरीका है। ये मियावाकी क्यों नाम दिया गया है? बिकॉज ऑफ अकीरा मियावाकी, जो कि एक जापानीज बॉटनिस्ट थे, एंड इन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है 1970s में लेकर के आए थे फॉर द ग्रीन कवरेज, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रीन कवरेज हो सके उस चीज़ को लेकर के। यहाँ पर ये जो मेथड है ये एक्चुअली प्रमोट्स ग्रोथ रेट एट अ ग्रोथ रेट दैट इज 20 टाइम्स फास्टर दैन दैट ऑफ द ट्रेडिशनल प्लांटिंग मेथड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, using the given code identify the goals of the United Nations High Seas Treaty। तो United Nations High Seas Treaty जो है इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, यू हैव टू चेक आउट कि इसमें से कौन से करेक्ट है। पहला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, सेकेंड इज एडवांसमेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, थर्ड इज प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। दिए गए कोड का उपयोग करके संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि के लक्ष्यों की पहचान करें। पहला है समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, दूसरा है क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की उन्नति, और तीसरा है समुद्री आनुवांशिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं, कथन सही है कितने? तो तीनों के तीनों जो है वो यहाँ पर सही दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने इसको हिंदी में नहीं किया बिकॉज सिंपल है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट केसेस है एंड ये किस केस से रिलेट था वो दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन से जो पेयर करेक्टली मैच्ड है। महावीर प्रसाद जजमेंट, नेचर ऑफ गवर्नर्स प्लेजर, नाबम रेबिया जजमेंट, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, मिनर्वा मिल्स केस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, MC मेहता केस, स्कोप ऑफ आर्टिकल 32। तो ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं और आपको बताना है कि क्या जो है वो सही है। ठीक है, पहला पेयर जो है वो करेक्ट है, दूसरा पेयर जो है वो भी यहाँ पर करेक्ट है, तीसरा पेयर जो है वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पेयर जो है वो करेक्ट है, महावीर प्रसाद जजमेंट। इट डील्स विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ गवर्नर्स प्लेजर अंडर आर्टिकल 164 क्लॉज 1। गवर्नर प्लेजर क्या है? ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट पेयर 2 इज ऑल्सो करेक्ट, नबाम रेबिया जजमेंट, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 163 से रिलेटेड जो है पॉइंट कही थी। मिनर्वा मिल्स केस यहाँ पर क्या है? मिनर्वा मिल्स केस इट इज रिलेटेड टू द 2 चेंजेस मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd Amendment Act of 1976, declaring it to be in violation with that of the basic structure, and basic structure is again very important concept of our polity, बहुत ही important है भाई। नेक्स्ट आता है पेयर 4 MC मेहता केस, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 से यहाँ पर रिलेट किया हुआ था।
ओके, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मेजर फॉरेस्ट टाइप्स इन इंद्रावती टाइगर रिजर्व्स? पहला है मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट विथ टीक, मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट विदाउट टीक एंड सदर्न मिक्स्ड ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट। सेकेंड है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एंड मॉन्टेन फॉरेस्ट। थर्ड वन is mangrove forest, tropical evergreen forest and deciduous forest. Fourth one is temperate forest, alpine forest and subalpine forest. तो आपको बताना है इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 3 प्रमुख वन प्रकार कौन से हैं। चेक दिस आउट एंड विच वन इज करेक्ट। सो यहाँ पर हमारा पहला वाला जो है स्टेटमेंट वो यहाँ पे करेक्ट है। मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट विथ टीक, मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट विदाउट टीक एंड सदर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो वहाँ पे इंद्रावती टाइगर रिजर्व में देखने को मिलते हैं। सो 39 लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं सो फार इंद्रावती टाइगर रिजर्व में पोचिंग केस को लेकर के। पता नहीं लोग कब सुधरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सिम्बिडियम लैंसीफोलियम। सो सिम्बिडियम लैंसीफोलियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला पॉइंट कह रहा है Cymbidium lancifolium is a popular ornamental plant that is grown for its long-lasting flowers, wide range of colors, and elegant appearance. Second is Cymbidium lancifolium is very famous plant endemic to America and Latin America. So दो कथन यहाँ पे दिए हुए हैं। सिम्बिडियम लैंसीफोलियम एक लोकप्रिय सजावटी पौधा है जो अपने लंबे समय तक चलने वाले फूलों, रंगों की विस्तृत श्रृंखला और सुंदर उपस्थिति के लिए उगाया जाता है। दूसरा पॉइंट है सिम्बिडियम लैंसीफोलियम अमेरिका और लैटिन अमेरिका का बहुत ही प्रसिद्ध पौधा है, वेरी फेमस प्लांट एंडेमिक टू दीज प्लेसेस। तो आंसर इज ओनली वन। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। रेयर ऑर्किड स्पीशीज फाउंड इन उत्तराखंड शोप्ता वैली, तो ऑब्वियसली बात है कि वो वहीं से एंडेमिक नहीं है। तो ये कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं। यू कैन फाइंड देम इन हिमालयाज, असम, सिक्किम, नेपाल, भूटान, चाइना, ताइवान, जापान एंड बहुत सारे जो डिफरेंट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उन सभी जगहों पे यू कैन फाइंड इट। Okay, next question is consider the following statements with reference to the National Human Rights Commission, that is NHRC. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है the mandate of NHRC is to protect and promote human rights in India. Second is NHRC cannot take suo motu action on matters relating to human rights. Third is the NHRC is chaired by retired Chief Justice of India. पहला है एनएचआरसी का कार्य भारत में मानवाधिकारियों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है। दूसरा है एनएचआरसी मानवाधिकारों से संबंधित मामलों पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं कर सकता है। तीसरा है एनएचआरसी की अध्यक्षता भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो कौन से और कितने स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे सही हैं? यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है ये सही है। हियर इट शुड बी एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट। इसको 1993 में एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। मैंडेट क्या है? ऑब्वियसली human rights protection. So to protect and promote human rights in India, it has the power to inquire into complaints of human rights violations, recommend remedial measures. So hence the first statement is correct. NHRC can take suo motu action on matters relating to the human rights. तो statement 2 जो है that is also statement 2 जो है सुओ मोटो इसमें लिखा था कि कैन नॉट टेक, सो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट लिखना था, करेक्ट हो गया है। सो प्लीज चेक दिस, राइट। सो दिस इज द वन। सो दिस इज इट फॉर आवर डेली करंट अफेयर्स MCQs. I hope that you liked it. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time.